नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत और चीन में सीमा विवाद के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भारत और चीन के सैनिक झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। ये वीडियो कहां का है और कब का है, इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में झड़प कर रहे सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। सामने है, मास्क लगाए दिख रहे हैं जवान। हाल ही का वीडियो होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वीडियो हाल के समय का ही है। भारत चीन झड़प का ये वीडियो सामने आया है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। सिक्किम के पास का हो सकता है ये वीडियो की तारीख और वक्त साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है सिक्किम के पास का हो सकता है ये वीडियो। चीन और भारत के सैनिकों के बीच गुत्थम गुत्था लड़ाई की ये तस्वीरें। भारत और चीन के बीच 1993 से 5 समझौते हो चुके हैं। 1996 और 2005 का जो समझौता, जो संधि, वो महत्वपूर्ण कि बॉर्डर पर गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन आप देखिए गुत्थम गुत्था की ये तस्वीरें। चीन विवाद के बीच झड़प का एक और वीडियो। हालांकि वीडियो की तारीख और समय के बारे में कोई जानकारी और न ही जगह के बारे में विस्तार से कोई जानकारी सामने आई है। उधर तमाम विवादों और बयानों के बीच एक बार फिर से भारत और चीन सरहद पर बातचीत करने के लिए आज साथ बैठे। इस बातचीत में भारत ने चीन से साफ शब्दों में कह दिया कि वो 5 मई से पहले जिस जगह पर था उस जगह पर वापस लौटे। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे चीन चौतरफा घिरता चला जा रहा है। एलएसी पर भारत के सख्त तेवर ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि वो एक बार फिर बातचीत की मेज पर है। चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हुई। ये बैठक कॉर्प कमांडर लेवल की थी। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे। चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लिउ लिन बातचीत के लिए थे। लुई लिन जो चाइना के मेजर जनरल हैं, ये जो शिनजियांग साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके कमांडर हैं। और भारत में 14 कोर है, ले में जो हेडक्वार्टर्ड है। तो हमारी सेना के जो कोर कमांडर हैं और चाइनीज आर्मी के जो कोर कमांडर हैं, उनके बीच में ये बातचीत है। भारत का कहीं ना कहीं फोकस ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि चीन ने जो वायदे किए कि वो अपनी सेना को वापस लेंगे, उस वायदे पर वो आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि बैठक में भारत ने चीन को सख्त शब्दों में समझा दिया कि चीन उस जगह पर वापस लौट जाए जहां वो 2 मई के पहले था। अपनी पुरानी जगह पर जाने के लिए चीन कितना वक्त लेगा, ये बताए। इस बातचीत में फिंगर 4 का भी जिक्र है। भारत और चीन के बीच जून के महीने में कई बैठकें हुई। इन बैठकों का लब्बो-लुबाब यही निकला था कि चीन को पीछे जाना है। अब उसके अधिकारियों के बयान बताते हैं कि चीन का गुरूर अब टूट रहा है। भारत और चीन राजनयिक और सेना के माध्यम से जमीन पर स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। चीन की विस्तारवादी नीति रही है, वो पूरी दुनिया पर दादागिरी करना चाहता है, मगर इस बार भारत से भिड़ना उसके लिए उल्टा पड़ गया। उधर सरहद पर सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन पर दबाव बनाया जा रहा है। इधर मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि सीमा पर सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। लद्दाख रीजन में 3 प्रमुख रास्तों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ICBR फेज 2 यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के काम में 32 सड़कों का निर्माण होना है। कुल 73 सड़कें बननी है। मतलब साफ है कि भारत चीन को सबक सिखाने के लिए चारों तरफ से तैयार है और चीन भी ये बेहतर तरीके से जानता है। हिमांशु मिश्रा और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इधर चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं।
मौजूदा हालातों को देखते हुए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले 3 महीनों में राजनाथ सिंह का यह पहला विदेशी दौरा है। भारत और चीन की सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां राजनाथ भारत के पुराने और गहरे दोस्त रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस परेड में भारत की सेना के जवान भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में रूस ने चीन को भी न्योता दिया है। तनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और चीन के नेता आमने सामने होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन के साथ किसी भी तरह की औपचारिक बातचीत न करने का फैसला किया है। मौजूदा हालात को देखते हुए राजनाथ का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रूस की यात्रा से मुझे भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। मैं मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होऊंगा। वहीं चीन के साथ रूस के पिछले कुछ सालों में संबंध सुधरे हैं। ऐसे में एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच तनाव को देखते हुए रूस की भूमिका काफी अहम है। He is also going to talk about what India needs, and media reports that he's going to talk for an early delivery of the S-400 missile system, anti-aircraft missile system. राजनाथ के इस दौरे में रूस के साथ चल रही डील को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो भारत रूस के हथियारों को लेकर जो डील हुई है उनकी जल्द डिलीवरी की मांग कर सकता है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन शामिल हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, ये महत्वपूर्ण है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दृष्टिकोण से भी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि S-400 का जो सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक मोड में आए और उसकी जो सप्लाई की जो अवधि है उसको कम किया जाए। रूस के साथ बड़े हथियारों की डील में सबसे अहम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत को दिसंबर 2021 तक मिलना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसकी डिलीवरी में देरी हो रही है। ऐसे में भारत इस सिस्टम की जल्द डिलीवरी की मांग कर सकता है, क्योंकि सतह पर जंग लड़ने के मामले में पूरी दुनिया में इस सिस्टम की कोई काट नहीं है, जो चीन से सटी पहाड़ी सीमा में काफी कारगर साबित हो सकता है। भारत इस डील की खरीदारी की बड़ी रकम रूस को दे चुका है। इसके अलावा सुखोई M और T-90 टैंक की भी जल्द डिलीवरी की भारत मांग कर सकता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। इधर चीन पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सियासत जारी है। अब इस जंग में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कूद गए हैं, जिन्होंने मोदी को बयानों में सावधानी बरतने की नसीहत दी है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हमले के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। चीन ने अप्रैल से लेकर आज तक गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो लेक में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने और स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों के प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। मनमोहन के इस बयान का राहुल गांधी ने भी समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा, जिसका बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है?
भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के आरोपों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वो बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं, और वो भी जो है वो सामंती सुरूर में चकनाचूर, लंपट, लफाजी से भरपूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी इस लंपट लफाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो यही कहना होगा, ये जो परिवार है, इस परिवार को अपने 50 साल के पप्पू को पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेज देना चाहिए। फौज के पीछे छुपने की जगह, जिस फौज की पूरी हिंदुस्तान की जनता, एक एक बच्चा इज्जत करता है, सरकार को पारदर्शिता से देश को बताना चाहिए कि सरहद पे परिस्थिति क्या है। बहरहाल चीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार चीन की स्थिति को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। वहीं सीमा पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। चीन के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है सरकार पर। राहुल गांधी ने चीन के मसले पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन ने हमारे जवानों को मारा, हमारी जमीन ले ली। फिर इस विवाद में चीन मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहा है? राहुल ने जिस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें यह कहा गया है कि चीनी मीडिया ने ऑल पार्टी बैठक के बाद पीएम मोदी के बयानों का स्वागत किया है। आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उनकी ओर से यह ट्वीट किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट को भी उन्होंने अपने ट्विटर में जगह दी है और यह कहा है कि जब चीन ने हमारे सैनिकों को मारा है तो फिर चीनी मीडिया मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? और इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर निशाना साधा गया है। बीजेपी अध्यक्ष को सुरजेवाला ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा है 2015 से अब तक 2264 बार चीन ने अतिक्रमण किया है। 2019 में पाकिस्तान ने 3279 बार सीज फायर तोड़ा है। इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जबकि जेएनके में 471 जवान शहीद हुए, 253 नागरिक मारे गए। ये तमाम बातें ट्वीट करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया है और ये कहा है कि इस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। देश की सुरक्षा अखंडता से समझौता करना बंद कीजिए और इस पर जवाब दीजिए। रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट है। इधर चीन के लिए लोगों के मन में, देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहर शहर लोग विरोध कर रहे हैं। चीनी सामानों के बहिष्कार की लगातार मांग उठ रही है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिसार, दिल्ली, मुंबई, ऊना, जयपुर, बागेश्वर। चीनी सामानों की कहीं होली जलाई जा रही है तो चीन के खिलाफ कहीं नारेबाजी। एक तरफ चीन से तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की साजिशों पर अभी की 3 बड़ी खबरें आप देख लीजिए। अनंतनाग में आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है। राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया। वहीं पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान घाटी में फिदायीन हमले की फिराक में है। खुफिया सूत्रों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज गति से बढ़ती जा रही है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी हालात खराब हो रहे हैं, मगर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार की तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान पर कोरोना का भयानक कहर बरपा है। रोज आने वाले संक्रमितों के आंकड़े अब सिरहन पैदा करने लगे हैं। देश में 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 14,821 संक्रमित मिले हैं। अब तक देश में 4,25,282 केस आ चुके हैं। अब तक देश में संक्रमण से 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जंग और ज्यादा गहरी होती जा रही है। 3 राज्यों में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,000 के पार चली गई है। यही वजह है कि केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर कोरोना को हराने में लगी है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले लगभग 5,000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी दिल्ली सरकार ने ऑक्सी पल्स मीटर का इंतजाम किया है। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि चीन और चीनी वायरस दोनों से जंग है। इस जंग को हमें जीतना है। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला। जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक देश पीछे नहीं हटेगा। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके इसके लिए जरूरी इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। बीएमसी ने रैपिड एक्शन प्लान के तहत मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च किया है। 100 से ज्यादा स्लम एरियाज कंटेनमेंट जोन है। एम्बुलेंसेज अरेंज की जा रही है जो बिल्डिंग एरिया से स्वैप कलेक्शन करेगी, और मुंबई जो बाकी की है वो अनलॉक में रहेगी, लेकिन इन इलाकों में कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिंजेंट करके एक लॉकडाउन जैसा पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए। कोशिश यही है कि कोरोना के संक्रमण को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सरकार अपनी तैयारी कर रही है तो जिम्मेदारी आपकी भी अपने आप को महफूज रखने के हर वो जतन करें। फिलहाल बीते 24 घंटे में पूरे देश का आंकड़ा कोरोना को लेकर क्या आया है सामने, इसके अलावा देश का पूरा आंकड़ा क्या कहता है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बीते 24 घंटे की हम बात करेंगे। 24 घंटे में देश भर का कुल आंकड़ा आपके सामने है 14,821। कुल के सामने आए हैं 9,440 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 445 लोगों की जान चली गई है। और भारत का ओवरऑल आंकड़ा देखिए 4,25,282 अब तक के कुल केस सामने आ चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की बड़ी तादाद है 2,37,196, 13,699 लोगों की जान चली गई है इस कोरोना की वजह से। लेकिन ठीक होने वालों की भी एक बड़ी तादाद है जो अपने आप में कम से कम हिंदुस्तान के लिए राहत की खबर। लेकिन कुल केस 4,25,000 को क्रॉस कर चुके हैं। और अब बात राज्यों की कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 59,746 कुल संक्रमितों के केस, 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये राज्य बना हुआ है। 1,32,075 कुल आंकड़े यहां के सामने आए हैं। तमिलनाडु में 59,377 संक्रमित, 32,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, 757 की मौतें हुई हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश 17,731 कुल संक्रमित, 10,995 ठीक हुए हैं, 550 लोगों की जान यूपी में गई है। राजस्थान में 349 लोगों की मौत हुई है, 11,597 ठीक हुए हैं, 14,930 कुल संक्रमितों का आंकड़ा राजस्थान का। सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की अभी भी बनी हुई है, लगातार वहां पर आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की भी बड़ी तस्वीर आपने देखी। स्थिति को काबू करने की राज्य सरकारों की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब इन राज्यों के लिए भी, देश के लिए भी। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं कानपुर की खबर की ओर, जहां पहले से ही कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे थे। अब लड़कियों के शेल्टर होम में एक साथ 57 संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। सरकार इस पूरे मामले पर घेरे में है, विपक्ष वहीं सवालों की कर रहा है बौछार। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कोरोना विस्फोट, बालिका गृह में 57 पॉजिटिव, प्रियंका का वार, घेरे में सरकार। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में हड़कंप है। कोरोना के बढ़ते मामले से बेचैनी थी, अब लड़कियों के शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है।
एक कर्मचारी समेत शेल्टर होम की 57 लड़कियां और महिलाएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हफ्ते भर पहले यहां पहला केस आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा उससे लखनऊ तक हैरान है। 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और आ गए। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ना पुलिस को ना प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। कानपुर के शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित है, जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम हैं। एक तो HIV संक्रमित भी है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू विंग में भर्ती हैं। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। सवाल तो नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब हैं। 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। इस पूरे मामले पर लगातार विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। आगे बढ़ते हुए पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी, लिहाजा नियमों के साथ जगन्नाथ यात्रा की जा सकती है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी जा चुकी है और इसी के साथ जो श्रद्धालु हैं उनमें खुशी की लहर है। दरअसल कोर्ट की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच की गई थी और उसी का हवाला देते हुए नियमों के साथ, यानी कि कोरोना को लेकर जो नियम कायदे तय किए गए हैं, नियमों के साथ जगन्नाथ यात्रा की जा सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, मास्क लगाकर ही श्रद्धालु इसमें शामिल हों और एक सीमित संख्या में ही इस रथ यात्रा में शामिल होने की इजाजत, लेकिन श्रद्धालुओं की ओर से इसका स्वागत किया गया है। इसी खबर के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ड्रैगन का हुक्का पानी बंद ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।